बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है इसको आप लोगों तक ले आने का मकसद, इसका पर्पस क्या है, हम ये यूट्यूब पे अपलोड क्यों करना चाहते हैं इसके लेक्चर्स, उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक दो साल पहले तो लोग ऑप्ट नहीं करते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लोग इसको ऑप्ट करने लग गए हैं। और ये कि पहले ये लगता था कि ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और कुछ ख़ास लोग ही इसमें नंबर ले सकते हैं, बाकी कोई नहीं ले सकता। लेकिन अब ये ज़ाहिर हुआ कि जो बंदा पॉलिटिकल साइंस रख रहा है, अगर वो बंदा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को रखता है तो वो ऑलमोस्ट 70 प्लस मार्क्स आसानी से ले सकता है। वो कैसे ले सकता है? क्योंकि ऑलमोस्ट 80% जो सिलेबस है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का वो पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है, उससे ओवरलैप करता है। अब जबकि हम पॉलिटिकल साइंस हर हाल में रखते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट करते हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसको रखने में फिर क्या कबाहत है, जबकि 80% सिलेबस भी पॉलिटिकल साइंस से ओवरलैप कर रहा है। तो देखें 20% तो फिर ज़्यादा नहीं है। हाँ, इसमें सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही नहीं, इसके कुछ टॉपिक पाकिस्तान अफेयर से भी ओवरलैप करते हैं। कुछ टॉपिक्स इसके जो हैं वो हमारे एसे के लिए भी काम आते हैं, उसमें से कुछ मटेरियल उनका एसे के लिए भी काम आता है। तो इससे हट के भी एक और चीज़ है कि इसका जो मटेरियल है वो यूट्यूब के ऊपर अच्छे से नहीं दिया गया और ना ही बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हमने किस तरह करना है। इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है इसकी मुख्तलिफ जो बुक्स हैं, रिकमेंडेड बुक्स हैं, उनमें से हम कोटेशंस वगैरह पास्ट पेपर्स को भी देखें, कोटेशंस को भी निकाल के रखें आप लोगों के लिए, और ये कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह आते हैं उनको किस तरह टेकल करना है, वो सारा कुछ। और वो जो इसकी टेक्निकलिटी है, जो बार बार लोग कहते हैं कि टेक्निकल बंदे इसको रख सकते हैं, हम इंशाअल्लाह इस पूरे सिलेबस में जब जो जो टॉपिक करेंगे हम साथ साथ उस टेक्निकलिटी को भी एक्सप्लोर करेंगे कि कौन सी चीज़ इसमें लिखने से हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो आज हम सिलेबस ओवरव्यू करते हैं इसका, देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और हमने उनको किस तरह करना है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। इसका जो पहला हिस्सा है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो स्कोप है और उसकी डेफिनेशंस वगैरह, फिर उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, उनको स्टडी किया गया। अब इसमें कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, वो सारा हमने देखना है। सबसे पहले है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस। ये कन्वेंशंस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर क्या हैं? बेसिकली ये वो रसूमात हैं जो वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन के प्रोसेस से होते हुए आज हमारे कुछ मॉरल लॉज का हिस्सा है। कैसे? मैं 2-3 बातें करता हूँ। अब ये देखें कि हमारे यहाँ यूके के अंदर जो यूके का मुनार्क है वो कोई पावर नहीं रखता, लेकिन फिर भी उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो मैंडेटरी हैं। ये एक कन्वेंशन है क्योंकि वो साल से अपना जो मुनार्क है उसको रिस्पेक्ट देते आए हैं और उसके सिग्नेचर उनके लिए ज़रूरी हैं। आइन में नहीं लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ कि मुनार्क के साइन होने तक ये जो असम्बली है या फिर वो मुनार्क डिज़ोल्व करता है। बेसिकली पावर तो पीएम के पास है, लेकिन फिर भी मुनार्क डिज़ोल्व करता है। तो ये जो चीज़ है इसको कन्वेंशन बोलते हैं। एक और टर्म है रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। ये टर्म इसके अंदर है, हम इसको पढ़ेंगे। एक ड्यू प्रोसेस है कि एक जो केस चल रहा है, एक जो प्रोसीजर है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है उसके मुताबिक लेके चलना।
ठीक है ना, एक फेयर ट्रायल होना, इसको ड्यू प्रोसेस बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स को हम जब देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसमें क्या है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरह का होता है, जिसमें एग्जेक्टिव और इसके अंदर जो गवर्नमेंट का हेड है वो एक ही शख्स होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखें तो एग्जेक्टिव अलग होता है और गवर्नमेंट का हेड अलग होता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स को देखें तो वो जो तीन हमारे यहाँ गवर्नमेंट के पिलर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिकेचर, इनके अंदर जो पावर की सेपरेशन है, इसके कॉन्सेप्ट को। फिर अब जुडिशरी की बात करें तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, के जो जुडिशियल रिव्यू है उसकी क्या आज़ादी है, इंडिपेंडेंस क्या है। थ्योरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह हमने इंटरप्रेट करना है, उसके मुताबिक जो थ्योरीज हैं। फंडामेंटल ह्यूमन एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज, ये जो बेसिक राइट्स हैं जो इंटरनेशनल लॉज में भी हैं और जो स्टेट लॉज हैं जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोलते हैं उसके अंदर भी हैं, जिसमें हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली की बात करते हैं, मुख्तलिफ मूवमेंट्स की बात करते हैं, राइट टू द काउंसिल की बात करते हैं, राइट ऑफ लाइफ की बात करते हैं, प्रॉपर्टी राइट की बात करते हैं, रिलीजन के राइट की बात करते हैं, राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं, सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करते हैं, डबल जियोपैरिडी की बात करते हैं। तो ये बेसिकली वो बेसिक राइट्स हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो हर स्टेट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंश्योर किया हुआ है कि हम अपने सिटीजन्स को देंगे। और ये कि इंटरनेशनल लॉज भी यही कहते हैं कि ये जो राइट्स हैं ये मैंडेटरी हैं, हर स्टेट ने देने हैं अपने सिटीजन्स को। अब आते हैं, ये था हमारा पहला हिस्सा जिसके अंदर हमने डिस्कस करना था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के स्कोप को, उसकी डेफिनेशन को, फिर बेसिक जो कंसेप्ट हैं उनको डिस्कस करना था, फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को देखना था, फिर हमने जुडिशरी को डिस्कस करना था, फिर हमने फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करना था। तो ये सारा कुछ इसके बेसिक में आ जाता है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को डिस्कस करना, मतलब ये दूसरा पार्ट है। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब हमारे पास यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास फ्रांस का है, रशिया का है, चाइना का है, टर्किया का है, पाकिस्तान का है, इंडिया का है। इनके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं ये टोटल, इनके टोटल हमने प्रिंसिपल देखने हैं कि ये किस चीज़ के ऊपर बेस कर रहे हैं। इनको हमने एक्सप्लोर करना है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन को, कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें दी गई हुई हैं। कैसे ह्यूमन राइट्स की बात करें तो इन सब स्टेट्स के अंदर कौन कौन से ह्यूमन राइट्स हैं। अगर पॉलिसी मेकिंग की बात की गई तो कौन सी राइट्स हैं। अगर हम इसमें फेडरेशन की बात करें, आया कि फेडरेशन है या नहीं है, आया कि यूनिटरी सिस्टम है या फेडरल सिस्टम है, या बाई कैमरल सिस्टम है, अच्छा इसके अलावा प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो इसके अंदर सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, इसके अंदर जुडिशरी जो है उसका क्या स्कोप है। तो ये सारा कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। ये था। फिर पावर्स की भी इसमें बात होगी कि प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, एग्जेक्टिव के पास जो है, प्रेसिडेंट भी एग्जेक्टिव का हिस्सा होता है, एग्जेक्टिव के पास क्या पावर्स हैं, इसके अंदर पार्लियामेंट के पास क्या पावर्स हैं, अपर हाउस के पास क्या पावर्स हैं, लोअर हाउस के पास क्या पावर्स हैं, जुडिकेचर जो है, जुडिशरी जो है उसके पास क्या पावर्स हैं। ये सारा हमने इन कॉन्स्टिट्यूशंस में डिस्कस करना है। अब जो है थर्ड पार्ट है इसका, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अब ये देखें, ये जो ऊपर वाले दो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, ये पॉलिटिकल साइंस का भी हिस्सा है, और इसके जो दूसरे प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, हर स्टेट के जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने उनको स्टडी करना, ये सारा पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है। अब जो अगला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इसको अगर हम एक्सप्लोर करें तो हमें लगेगा कि हमने जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान अफेयर्स के जो टॉपिक हैं इसमें वो भी ओवरलैप कर रहे हैं, इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक भी ओवरलैप कर रहे हैं, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के भी टॉपिक हैं। तो इसमें से जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे ये तीनों एरियाज़ को टच करेगा, पाकिस्तान अफेयर्स को भी,
पाकिस्तान अफेयर्स के अलावा पॉलिटिकल साइंस को भी और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को भी। तो इसके अंदर हम देखते हैं ज़रा, जो पहला है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो प्रिंसिपल हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, उनको हमने देखना, सैलिएंट फीचर देखने हमने 1935 के इंडिया एक्ट को, इंडिपेंडेंस एक्ट जो है 1947 का, उसको देखना है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 को देखना है, 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है, एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को देखना है, मार्शल लॉज को देखना है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है 1970 का उसको देखना है, पीसीओ जो है वो जो आया था एक्ट 1981 का उसको देखना है, आरसीओ को देखना है 1985 के, एलएफओ जो है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 इसको देखना है, अमेंडमेंट्स जो आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1973 के उसको देखना है। तो ये देखें, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये पाकिस्तान अफेयर्स को भी ओवरलैप कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल साइंस को भी ओवरलैप कर रहे हैं, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसके जो प्योर टॉपिक्स हैं उनको भी ओवरलैप कर रहे हैं। अच्छा, ये था इसका थर्ड पार्ट। अब इसका फोर्थ वन है जिसको हम लीगल डेवलपमेंट्स बोलते हैं। नाजरीन याद रखिएगा, ये जो लीगल डेवलपमेंट्स है इसमें आज से पहले कोई भी पेपर में क्वेश्चन नहीं आए, सिवाय ये जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनमें उन्होंने एक केस दिया हुआ था मौलवी तमीज़ुद्दीन वाला। अब एक ट्रेंड सेट हो गया कि लीगल डेवलपमेंट्स का जो पार्ट है इसमें भी क्वेश्चन जो हैं आने के चांसेस रहेंगे। इनमें से थोड़े से टॉपिक हैं, थोड़े से चैप्टर्स हैं, हमने इनको मज़ीद कम करने हैं, जो अहम होंगे उनको जस्ट हम पढ़ेंगे, सबको नहीं पढ़ेंगे। पहला है मौलवी तमीज़ुद्दीन केस वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पीएलडी 1955, ये सिंध में था, 96 सिंध कोर्ट में था। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस मौलवी तमीज़ुद्दीन दूसरा केस है, रेफरेंसेस बाय द गवर्नर जनरल पीएलडी 1955, ये देखना हमने। स्टेट वर्सेस दोस्तों देखना हमने, यूसुफ पटेल वर्सेस क्राउन देखना हमने, बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देखना हमने, हाकिम खान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देखना हमने, नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान देखना है, बेनज़ीर भुट्टो वर्सेस द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हमने देखना है, ख्वाजा मोहम्मद शरीफ पीएलडी 1988 ये हमने केस देखना है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस हाजी सैफुल्लाह खान देखना हमने, ख्वाजा अहमद तारिक रहीम पीएलडी 1992 हमने देखना है, बेनज़ीर भुट्टो वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हमने केस चेक करना है, आसमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये केस हमने देखना है, स्टेट वर्सेस ज़ियाउर रहमान ये केस हमने देखना, महमूद खान अचकज़ई वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ये केस हमने देखना, ज़फ़र अली शाह केस जो 2000 में आया था ये भी हमने देखना है। ये थी लीगल डेवलपमेंट्स, ये वो मशहूर केसेस हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है और जो पॉलिटिकल सिनेरियो है और जो जुडिशियल पावर्स हैं या जुडिशियल ट्रेंड्स हैं वो एक्सप्लोर किए इन लीगल केसेस ने, इन लीगल डेवलपमेंट्स ने। इनके बाद पाकिस्तान का जो सिनेरियो है वो किस तरह तब्दील हुआ, किस तरह इन्हीं केसेस की वजह से मार्शल लॉ पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हुए, मार्शल लॉज की राहें हमवार हुई, किस तरह डेमोक्रेसी डीरेल होती रही इन्हीं केसेस की वजह से, इनमें से चंद केसेस की वजह से जिनकी वजह से डेमोक्रेसी डीरेल हुई, और इन्हीं में से कुछ केसेस हैं जिसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है अपने ट्रैक पे आती है, डेमोक्रेसी रीस्टोर होती है। इनमें से कुछ केसेस हैं जिसकी वजह से जुडिशियल एक्टिविज़म आता है, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनकी वजह से जो जमहूरी निज़ाम है उसमें तसलसल आता है, कंटिन्यूटी आती है, कंसिस्टेंसी आती है। तो ये इंशाल्लाह हम सारे देखेंगे, इन सब का हम मवाज़ना करेंगे और इनको बहुत ही कोशिश होगी कि बहुत ही कम वक्त में हम इनको कवर कर लें। अब जो रीडिंग्स हैं, बुक्स हैं, रिकमेंडेड बुक्स, मैं वो ज़रा आपसे शेयर करने लगा हूँ। बुक्स, रिकमेंडेड बुक्स शेयर करने का मकसद ये हरगिज़ नहीं कि मैं आप लोगों को कहूँ कि आप ये सारी बुक्स पढ़ डालें।
लेकिन आपने इन बुक्स में से कुछ रेफरेंसेस निकालने होते हैं। ये जो पिछले हमने टॉपिक्स देखे, इन टॉपिक्स के रिलेटेड इन्हीं बुक्स में से हमने रेफरेंसेस निकालने होते हैं, बुक रेफरेंसेस, और उनको फिर हमने इंटरप्रेट करना होता है अपने क्वेश्चंस के अंदर, ताकि हम अच्छे नंबर हासिल कर सकें। इसमें जो हमारे पास पहली बुक है वो कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, हामिद खान की और एम.डब्ल्यू. राना की। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, हामिद खान और एम.डब्ल्यू. राना का। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में शबीर रज़ा रिजवी साहब जो हैं उनकी बुक है, रिकमेंडेड बुक है, उसको भी हम देख सकते हैं। डाइसी की एक बुक है, डाइसी साहब की, ये सबसे अच्छी बुक है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डाइसी फाउंडिंग फादर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के। एल्गर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कंपैरेटिव लॉ, जेम्स स्मिथ्स हैं, उनकी बुक है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, बड़ी ही मशहूर किताब, हामिद खान साहब की, ये एडवोकेट हैं। ह्यूमन राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बाय एस.आर. बंसाली साहब की बुक है ह्यूमन राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये भी एक बहुत अच्छी किताब है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स ऑफ पाकिस्तान, सफदर महमूद, इसमें मुख्तलिफ केसेस भी हैं और मुख्तलिफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर उनको तफसील से डिस्कस किया गया है। और एक लास्ट वन बुक है हमारे पास जो कि रिकमेंडेड बुक है, जिसको हम कह सकते हैं द लीडिंग केसेस इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, A.G. चौधरी साहब की है। इसमें जो हमने बहुत सारी चीज़ें लिखनी हैं वो कौन सी हैं, इसमें कौन सी चीज़ें दी हुई हैं, ये जो मुख्तलिफ PLDs हमने पीछे देखी, लीगल डेवलपमेंट्स का जो पार्ट देखा हमने, ये जो मुख्तलिफ केसेस देखे, दोसू वर्सेस पाकिस्तान, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस, बेनज़ीर भुट्टो केस, आसमा जिलानी केस, ज़फ़र अली शाह केस, तो ये सारे जो केसेस हैं ये उस बुक में हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है सिलेबस ओवरव्यू का ये इख्तिताम पज़ीर होता है। मैं दोबारा बताता चलूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अब नंबर्स जो हैं वो अब 70+ ले सकते हैं और ये आसानी से ले सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को रखने का फ़ायदा ये होगा आपको कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप पॉलिटिकल साइंस को जब पढ़ोगे तो साथ साथ आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को भी कवर कर लोगे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें होंगी जो थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस से हट के होंगी, वो इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का बहुत सारा वक्त बच जाएगा अगर आप पॉलिटिकल साइंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को ऑप्ट करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।